सुरकांता सीजन 3 यारियां तान्यादार नॉवल किस नंबर 12। उसकी आंख खुली तो अपने सर पर ही नर्स को खड़ा देखकर उसने अपनी हथेलियों के सहारे उठने की कोशिश की तो नर्स ने जल्दी से उसकी मदद की। जाना पीछे तकियों को टिक लगाकर बैठ गई। पिछले एक हफ्ते से रो रो कर उसकी आंखों के पर्दे भारी हो चुके थे। चेहरा बिल्कुल जर्द था और लबों पर खामोशी के सिवा कुछ नहीं था। 7 माह की मेहनत खत्म हो गई थी। पिछले 7 माह से वो उन बच्चों को हर तकलीफ के बावजूद सेंच रही थी। खुद में इस उम्र में जिस उम्र में लड़कियां अभी बस तालीम ले रही होती हैं, ये अपनी ज़िंदगी में किसी आने वाले शहजादे की मुंतज़िर होती हैं। इस उम्र में वो उस शख्स की नफ़रत के साथ उसके बच्चों को करवट करवट तकलीफ सह कर उस दुनिया में लाने की कोशिश कर रही थी। और इतनी मोहब्बत का नतीजा क्या मिला था? कुछ भी नहीं। वो उन बच्चों को अपने हाथों में महसूस भी नहीं कर सकी, फ़कत उनके बाप की वजह से, जिसने उसे भेड़ बकरी की तरह रखा हुआ था। वो फिर भी चाहती थी उसे उसके बच्चे थे, लेकिन किस्मत में ये गम भी उसी के सीने पर लिख दिया था, जिसे सहना बहुत मुश्किल था। उसने अपने पेट पे हाथ रखा और आंसू गाल पर से साफ करके उठने की कोशिश की। अभी आप वीक हैं, आप बेड से नहीं उठ सकती, नर्स ने कहा। उसने नर्स की जानिब सर उठाया। क्या मुझे मोबाइल मिल सकता है कुछ देर के लिए? वो बोली तो नर्स ने उसे कुछ उलझ कर देखा तो वो हल्का सा मुस्कुरा दी। उस पर यकीन तो किसी को नहीं था। वो नाकर्दा गुनाह की सज़ा भुगत रही थी। उसने पिछले 7 महीने से अपने माँ बाप को नहीं देखा था। उसके दोस्त, उसकी ज़िंदगी, वो सब कुछ सिर्फ उस शख्स के कदमों तले रख गई थी। वो हल्का सा मुस्कुरा दी। उसने उठना चाहा। प्लीज़ आप रुक जाएं, डॉक्टर लाइबा ने मना किया है। उसकी बात सुनकर जाना ने झटके से सर उठाया। डॉक्टर लाइबा? वह मुश्किल उस नाम को बर्दाश्त कर पाई थी। पहले उनके बेटे ने 7 महीने मुझे कैदियों की तरह रखा और अब ये काम वो करेंगे। भाड़ में जाए आपकी डॉक्टर लाइबा। अगर मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। वो गुस्से से चिल्लाई और मालूम नहीं उसकी आंख का आंसू रुकता क्यों नहीं था। वो सर झटक कर वो उठी और बाहर निकल आई। वो सीधी चलती हुई जा रही थी। जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर कदम रखा तो तेज धूप के चमके ने उसकी आंखों में रोशनी भर दी और वो अपने दिल को संभालती सीधी चलती जा रही थी कि उसने महसूस किया कि लोग उसे कोई अजूबा समझ रहे हैं। और समझते भी क्यों ना। वो हॉस्पिटल के लिबास में थी, पाँव में जूतियाँ नहीं थी, बाल बिखरे हुए थे और बेजारी उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। उसने बरनों लगा हाथ उठाया और रिक्शे को रोका। उसे मुर्तज़ा हाउस का जितना एड्रेस याद था उसने वो बता दिया। मालूम नहीं वो अब वहाँ पहुँच पाएगी या नहीं, लेकिन वो वहाँ जाएगी और उसका गिरेबान पकड़ेगी और उससे सवाल करेगी। उसे अपनी जान छुड़ाई की हर सूरत, उसे नहीं रुकना उसके साथ। उसे ये ज़िंदगी मंजूर नहीं थी। उसे रहाई चाहिए थी उस रिश्ते से। और जो वो कहता था कि हम आपे को ढूंढ कर ले आओ, तो ठीक है, वो हम आपे को ढूंढेगी और उसके सामने खड़ा करके वो उसका गिरेबान पकड़ेगी कि उसे आज़ादी दी जाए और वो उसे कभी माफ़ नहीं करेगी। उसने उस पर इतना ही जुल्म किया था और जुल्म भी एक पहाड़ था। वो रोते हुए तेज़ गर्म हवा के थप्पड़ों को अपने मुंह पर पड़ता महसूस कर रही थी, जबकि उसकी आंखें जल रही थीं। दूसरी तरफ उसके रिक्शे के गुजरते ही डॉक्टर अशर हॉस्पिटल से निकला और गॉगल्स लगा के माथे पे तेवरी सजाए वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। उसका दिल नहीं लग रहा था, तभी अपने काम से निगाह चुराकर वो घर के लिए निकल गया था। शायद सोना चाहता था, क्योंकि जब से वो गायब हुई थी तब से अशर के अंदर एक आग जल रही थी कि वो भी अपनी बहन की तरह भगोड़ी थी। और वो ड्रामेबाज लड़की उसे हर सांस के साथ ये एहसास दिलाती थी कि वो वैसी नहीं है। वो गाड़ी में सवार हुआ और घर के लिए निकल गया। रिक्शा मुर्तज़ा हाउस के बाहर बड़े दरवाजे के पास रुक गया। सनलाख दरवाज़ा जालिम लोगों को छुपाए बैठा था। वो काफ़ी देर बाद पहुंची थी, जबकि ठीक उससे 10 मिनट पहले अशर वापस लौटा था और अपने कमरे में चला गया था।
उसे कोई खास बीमारी थी सबसे छुप जाने की। जाना बाहर निकली और रिक्शे रिक्शे से उतर गई। बाजीगर आया। रिक्शे वाला पीछे से लपका जबकि उसे होश नहीं था और वो अंदर चलती हुई आ गई। चौकीदार शायद उसे पहचान गया था क्योंकि दुनिया सब भूल जाती है लेकिन तमाशा नहीं। और तमाशे में तमाशा बनने लोगों को तो कभी नहीं। रिक्शे वाला उसे रोकता रह गया लेकिन वो बुत बनी आगे बढ़ती रही। रिक्शे वाले को चौकीदार ने पैसे देकर उसे वापस भेजा और फिर जाना की तरफ देखा। जो पिटी पिटी थी लगी थी, उसके पाँव में जूतियां नहीं थी, उसके कदमों को धूल लगी हुई थी। बेसाख्ता उसकी आंख नम होगी कि मालूम नहीं इस बच्ची पे क्या आफत आके गुजरी है। जबकि वो अंदर दाखिल हो गई। वहाँ माहौल वैसा ही था जैसा उसने आज से 7-8 माह पहले देखा था। वैसे ही चेहरे, वैसी ही रौनक, सब अपनी अपनी जिंदगियों में मगन। कुछ नहीं बदला था। किसी की आह भी तो नहीं लगी थी उन्हें। वो सब वैसे ही बैठे खुशखबरियों में मसरूफ थे। जाना सहारा लेने के लिए आवाज को जैसे ही थामने लगी, वो आवाज जमीन बोस हुआ और मुर्तजा हाउस की चहल पहल थम गई। जीमन, आयत, तिमशा, रुशान और नैना जाना को देखकर हैरान थे। वहीं आहल को बामुश्किल सुला के बाहर निकलती रायबा अपनी जगह पर थम गई और अदा भी सीढ़ियों पर रुक गई। जाना ने दीवार का सहारा लिया। वो खुद को जितना संभालने की कोशिश करती थी उतना ही बिखर बिखर जाती थी। जाना, वो सब उसकी तरफ बढ़ी सिवाय लाइबा और अदा के। क्या हुआ बेटा आपको? ये क्या हालत है? सीमल जरा तड़प कर बोली जबकि जाना ने उसका हाथ झटक दिया। मुझसे हमदर्दी मत करें। आप लोग कहाँ हैं? अशर, बुलाएं अशर को। वो चिल्ला उठी। वो सब जाना को देखने लगे। बेटा आप यहाँ बैठो, बाकी बातें बाद में होंगी। मुझे इसकी हालत ठीक नहीं लग रही। नैना ने जीमल की जानिब देखा जबकि जीमल ने भी सर हिलाया। मगर जाना ने उन सब के हाथों को दूर कर दिया। अपने बेटों को बुलाइए, मुझसे हमदर्दी ना करें। तब हमदर्दी करते मुझसे जब मेरे बच्चे जिंदा थे। अब मार दिया आपके बेटे ने तो मुझसे हमदर्दी ना करे। अशर, वो चिल्लाई, मगर उसकी आवाज बस उसी तक रह गई। जबकि दूसरी तरफ सब उसे थामने की कोशिश करते आगे बढ़े थे लेकिन वो सब कुछ झटक गई। बुलाएं अपने बेटे को। बुलाएबा को नफरत से देखते चिल्लाई और अदा जल्दी से ऊपर सीढ़ियां चढ़ती अशर के कमरे की जानिब दौड़ी। उसने दरवाज़ा बजाया और पहली बार जवाब का इंतज़ार किए बिना वो दरवाज़ा खोल गई। भैया, अदा की परेशान कुन आवाज़ पर वो जो बिस्तर पर लेटा हुआ था कमरे में मुकम्मल अंधेरा किए उठकर उसको देखने लगा। क्या हुआ है? वो परेशानी से बोला। वो भाभी, वो रहानसी लहजे में बोली। क्या? निहायत सख्त तेवरों में वो उठा और अदा के पास से गुजरते उसने नीचे झांका तो जाना को वहां खड़े देख वो शौक था। उजलत में वो आगे बढ़ा। पिछले 1 हफ्ते से इस लड़की ने उसको कहीं का नहीं छोड़ा था। उसके जहन पर सवार थी। वो सीढ़ियां उतरा और जाना ने अपनी बेबस निगाहें उठाई तो उससे पूरी शान से सीढ़ियां उतरते करीब आते देख वो अपनी जलती आंखों को लम्हा भर के लिए बंद कर गई। अशर किसी की भी परवाह किए बिना गुस्से से शोला बना उसकी तरफ बढ़ा। कहाँ थी तुम? और उसके जिस्म की जानिब देखता लब दबा गया। आंखों में बेचैनियां और चेहरे पर हैरानगी थी। जाना से कुछ नहीं बोला गया। वो उसे क्या बताती कि वो कहीं था और वो अपने बच्चों को खो गई। कहाँ थी तुम? वो उसे झंझोड़ता धाड़ा जबकि जाना जो उल्टा लड़ने का सोची बैठी थी सहम उठी। नायबा आगे बढ़ी और जाना का बाजू अशर के हाथों से आज़ाद करा के उसने अशर की जानिब देखा। आप कहीं हॉस्पिटल में थी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपके हॉस्टल में रहते हुए किसी को खबर नहीं थी कि ये आपके पास है। लाइबा भड़की। अशर माँ को देखने लगा। आपके बच्चे मर गए अशर। वो बेसाख्ता रो दी। आपने अपने बच्चों को मार दिया। लाइबा बोली जबकि जाना भी सिसकी। बाकी सब लबों पर हाथ रखे माजरा जानना चाहते थे। इस घर की
अब एक और वजूद भी इस घर में अब एक और वजूद भी था, यानी माही, जिसकी अब तक बस अदा से ही मुलाकात हुई थी और वो हफ्ता भर से उस कमरे से निकलते हुए झुझक रही थी। और वो भी दरवाजे में खड़ी सब देख रही थी। अशर के अंदर जैसे तूफान सा उठा था। तुमने मेरे बच्चों को मार दिया। वो चाना की गर्दन जकड़ गया। अशर वो सब उसके हाथों को चाना की गर्दन से हटाने की तकोदो करने लगे। मैंने नहीं मारा। आप कातिल हैं मेरे बच्चों के। आपने मारा है मेरे बच्चों को। मुझे कैद करके मुझे मार दिया। कातिल हैं आप। आपके जुल्म का हिसाब होगा अशर हैदर। आप भुगतेंगे। बहुत ज़ुबान चल रही है तुम्हारी। किसके पास से मरवा कर आई हो मेरे बच्चों को। उसने उसकी गर्दन दबा दी। अशर छोड़े इन्हें। रायबा ने उसके हाथ खींचे। छिपकर उशाने जीमल सबकी कोशिश यही थी। जाना का चेहरा नीला पड़ गया। इतनी हिम्मत से उसकी गर्दन जकड़े खड़े था। निकली ना अपनी बहन जैसी, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं जाना। तुमने जो किया उसका अंजाम बहुत बुरा भुगतोगी। उसने सबको झटका और खून सा सवार था उसके सिर पे और वो जाना को झटके से घसीट कर बाहर ले जाने लगा। छिपके जाना एकदम पेट पर हाथ रखती रो पड़ी। तकलीफ से दोहरी हुई थी इस झटके पर और उसके साथ उसे चला भी नहीं जा रहा था। वो घसीट रही थी। अशर, हम कहते हैं रुक जाए, अब वरना हम हैदर को बुला लेंगे। आयबा भड़क कर बोली, लेकिन वो किसी की मान कब रहा था। वो सीढ़ियों पर से घसीट कर 4 सीढ़ियां अबूर करके अभी नीचे उतरा ही था कि हैदर और रेयान की गाड़ी पोर्च में दाखिल हुई। वो सब वहीं रुक गए, जबकि अशर ने जाना का हाथ झटके से जोड़ा और सर थम गया। अशर गहरी सांस पड़ने लगा और दूसरी तरफ जाना बैठती चली गई। सीढ़ियों पर ही उसे बहुत तकलीफ थी। कहाँ तकलीफ थी ये बात वो भी नहीं जानती थी। दिल में तकलीफ थी, रूह में तकलीफ थी, या जिस्म में। उसकी हल्की हल्की हिचकियाँ उभर रही थी। हैदर और रेयान गाड़ी से उतरते तो कुछ हैरानगी और ताज्जुब से देखते उन सब की तरफ बढ़े। हैदर उसके नज़दीक आया और जाना पर निकाल गई। अपने आंसू साफ कर रही थी। उसने हैरानगी से पहले जाना को फिर अशर को देखा। ये यहाँ क्या कर रही है? हैदर के सवाल पर अशर कलश उठा। मुझे नहीं पता, उसने साफ इनकार कर दिया, जबकि अरियान ने आपके अशर को गुस्से से देखा। दूसरी तरफ जाना अपने हाथों की हथेलियां उन सीढ़ियों पर जमाती उठना चाह रही थी, लेकिन उसे उठा नहीं जा रहा था। अशर, ये सब क्या है? हैदर ने फिर उसकी तरफ देखा। मुझे नहीं पता ये क्या है। मैं क्या जवाब दूँ आपको? वो बिगड़ के बोला, जबकि जाना उठ गई। वो उसका पहले भी नहीं था, तो अब भी उसे दस्तबरदार हो रहा था। तो ये अनोखी बात नहीं थी। वो उठकर सीधा चलने लगी। अशर बेचैनी से उसे देखने लगा। अशर, क्या जहालत है? अशर, क्या जहालत है ये? भाभी तुम्हारे पास थी, डैड को बताते क्यों नहीं? अरियान से मजीद बर्दाश्त नहीं हुआ, तभी भड़क कर बोला, जबकि अशर लब भींच गया और हैदर ने नहायत संजीदगी से उसे मुड़कर देखा। और अभी वो कुछ बोलता कि जाना यूं ही पड़ी, ईंटों से टकराई और एन मुंह के बल गिरी। और एन मुंह के बल वो इस खुरदरी रोश पर गिर कर बेहोश हो गई थी। जाना वो तड़प को उसकी तरफ भागने वाला सबसे पहले अशर ही था। हैदर ने देखा, वो उसका चेहरा दोनों हाथों में थाम गया, जबकि उसके सर पर से खून निकलने लगा था। लाइबा ने बेगी नजरों से हैदर की जानिब देखा। कितना नहीं बार बार कहा कि उस बच्ची का कोई कसूर नहीं, लेकिन दोनों बाप बेटे एक लम्हे के लिए उसकी सुनने को तैयार नहीं थे। लाइबा ने अशर को उसे उठाने के लिए कहा और वो उसे लेकर सीधा कमरे में आ गया। वो सब भी पीछे ही थे। लाइबा ने जाना को चेक किया और उसके सर पर आधा से कहकर रुमाल रखवा दिया कि खराश थी, तभी खून की बूंद निकल गई थी। उसने अरियान को कुछ मेडिसिन लिख दी और उसे लाने के लिए कहा, जो उसने मुलाजिम को थमा दी और खुद अंदर आ गया। हैदर और अशर आमने सामने बैठे थे। ये सब क्या है? अपने मुंह से बताओगे या मुझे उगलवाना पड़ेगा? हैदर ने सवाल किया। कुछ नहीं, कुछ नहीं है डैड, ये लड़की यही डिजर्व करती थी। अच्छा, जब ये सब डिजर्व करती है तो निकालो इसे अभी इस घर से। वो आड़े हाथों लेता बोला। अशर ने संजीदगी से उसकी तरफ देखा। क्या हुआ?
परेशानी हो रही है। वो तंजिया मुस्कुराया। आपका बेटा बाप बनने वाला था और अपने ही बच्चों का कातिल बन गया, लाइबा ने खफके नागवारी से कहा। मैंने नहीं मारा, बकवास कर रही है ये, वो भड़का। हैदर ने एकदम उसके लाइबा पर चीखने पर स्पाट तेवरों में देखा। अशर बाप को देखने लगा। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वो बोला। क्योंकि ये मेरी बेइज्जती थी। आप सब तो भूल गए थे। अच्छा तरीका याद कर रखने का। बदला हो गया पूरा, अब उसे उठा के बाहर फेंक दो। वो सीने पे हाथ बांधता उसकी शक्ल देखने लगा। जबकि अशर ऐसा हरगिज़ भी नहीं करेगा, वो जानता था। क्या हुआ? डैड प्लीज डोंट टीज मी, वो बोला। शट योर माउथ। अशर हैदर, वो धाड़ा। अपने साथ सुला के अपने बच्चों की माँ बनाकर ये तुम नामर्दों की तरह दामन क्यों बचा रहे हो? मेरी नज़र में लड़की मजलूम नहीं थी, लेकिन तुम जालिम बन गए हो और तुमने उसे मजलूम खुद बना दिया। तो अब भुगतो कि भी तुम खुद इसको। तुम्हारा वलीमा जल्द से जल्द होगा और जाना इस घर से कहीं नहीं जाएगी, भले ये तुम्हारे साथ रहना चाहिए या नहीं। अगर ये नहीं रहेगी तो तुम्हें भी यहाँ कोई जगह नहीं, तो तुम्हारी भी यहाँ कोई जगह नहीं है, क्योंकि मुझे औलाद चाहिए, भेड़िए नहीं। वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देता फैसला सुना रहा था। अशर ने बाप की जानिब देखा। ऐसा तो मैं हरगिज़ नहीं करूँगा कि उसे अपने गले का तोक बनाऊँ। उसने मेरे बच्चे मार दिए, ये मेरी गुनाहगार है। जिससे मर्जी चाहूँ इससे ट्रीट करूँ। वो निहायत सर्द लहजे में बोला। सब चुपचाप खड़े थे। तुम्हारी कोई भी हरकत तुम्हें नुकसान देगी, आगे तुम खुद समझदार हो। और मज़ीद वह उंगली उठाकर बोला, मैं कोई बात नहीं सुनूंगा। वलीमे की तैयारी करो, इसके जज्बात नहीं संभले इससे। वो गहरा तंज मार कर बाहर निकल गया और अशर तलमला गया। जबकि उसने गुस्सीली नजरों से जाना को देखा। लाइबा भी उसके पास से चली गई और रफ्ता रफ्ता सभी चले गए। आर्यान ने उसकी जानिब देखा। अफसोस है मुझे कि तुम मेरे भाई हो। शट अप, वो चीखा। यू शट अप, वो भी भड़क कर कहता वहां से बाहर चला गया। अशर तन्हा जाना की गर्दन दुबा देने का ख्वाहिशमंद था। सलार, आरिस, जैन, कबीर, जरियाब, हैदर, वो सब खामोश बैठे थे। हैदर ने उन्हें अशर के वलीमे का कह दिया था और सभी रजामंद थे। जबकि थोड़ी देर पहले आकर बैठने वाला अरियान और जैन भी, अरियान और अजान भी इस फैसले में शामिल थे। जरियाब जबकि कुछ बोलना चाहता था। भाई, उसने हैदर की जानिब देखा। सब खामोशी से जरियाब को देख रहे थे। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जब मौका ऐसा है तो वो बोला। सबके सब मुतवज्जा हुए। आप जानते हैं कि अदा आपकी बेटी है। वो बोला तो सब उसकी बात का मफहूम समझ के हैदर हल्का सा मुस्कुराया। हाँ, 100% मेरी बेटी है। हैदर भी अदा को आइस के लिए पसंद करता था। ठीक है, फिर अदा और अरियान की भी शादी इसी वलीमे के साथ हो तो अच्छा है, माहौल भी बदल जाएगा। जरियाब बोला तो एकदम अरियान दंग रह गया। अजा ने भी मुड़कर अरियान को देखा, जबकि हैदर जरियाब की आंखों में चमक देख रहा था। चंद लम्हे खामोशी छा गई और जरियाब बेचैन सा हुआ। मुबारक हो भाई, अजान हंस दिया। वो मेरी बहन जैसी है, ये क्या ड्रामा है? अरियान भड़का। अबीरा भी तो मेरी बहन थी। कैसे तुम लोगों ने भंगड़े डाले थे उस वक्त जब मुझे पता चला कि वो छिपकली मेरे नसीब में है? वो मज़े से बोला और जो खीर की कटोरी से वो भर भर के चम्मच भर रहा था, एकदम उसी चम्मच भर का हंसते हुए अरियान के मुंह में ठूंस दिया। तो हैदर उन दोनों के हंसने पर मतलब कुछ और समझता सर हिला गया। ठीक है, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? अरियान, डैड, अरियान कुछ बोलना चाहता था, जबकि जरियाब खुश होकर भाई के गले लग गया। वहाँ सब खुश हो गए और उन दोनों की शादी पूरे 20 दिन के बाद रख दी। जबकि सलार इस सारे मामले में खामोश बैठा था। शायद वो आइस की पसंद अदा के लिए भाम गया था।
अरियान दबदबा गया, शायद ज़रिया की खुशी देखकर। ये बात घर में आग की तरह पहली तो अदा तक भी पहुंच गई। उसने शुक्र अदा किया, अब कम से कम वाइस से बच जाएगी। जबकि उसके पास बैठी माही को मालूम नहीं क्यों बहुत अजीब सा एहसास हुआ था।